प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारतीय संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ कि प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति कैसी थी, क्या उसकी विशेषता थी और क्या आज के समय में उसकी उपादेयता है। इसके बारे में आज आपको बता रही हूँ कि ज्ञान के संबंध में भारत में जो विचार मंथन हुआ है और उस पर प्राचीन भारतीय संस्कृति या पद्धति आधारित रही है। इस मंथन में जीवन और मृत्यु के गहन से गहन और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूपों की विवेचना समाहित है। जीवन और मृत्यु दोनों मिलकर जीवन की अनंतता या पूर्णता को बताते हैं। यह भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। शिक्षा संबंधी मूल्यों का निर्धारण करना इसी दृष्टि पर अवलंबित रहा है। इस चिंतन में व्यक्ति को प्रमुख स्थान मिला है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति शिक्षा प्रणाली उन्मुख रही है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा शब्द शिक्ष धातु के आगे आ प्रत्यय अर्थात टाप प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, जो किसी विद्या को सीखने या सिखाने की क्रिया के अर्थ में आता है। शिक्षा अभ्यास, विशेष शक्ति और इच्छा विशेष तथा सहन शक्ति की इच्छा के अर्थ में प्रयुक्त मानी गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शब्द अनुशासन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अनुशासन के दो भाग थे। पहला बौद्धिक या मानसिक अनुशासन और दूसरा शारीरिक अनुशासन। वस्तुतः शिक्षा अनुशासन का दूसरा नाम था। बौद्धिक और शारीरिक क्षेत्र में आत्मनिरोध की शक्ति होना ही अनुशासन है। शिक्षा अपने एक अर्थ में इसी के महत्व को प्रतिपादित करती थी। मनु और याज्ञवल्क्य आदि ने इन्हीं दोनों अर्थों को लेकर शैक्षणिक कार्यों के विषय में उपदेश दिया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा का उद्देश्य, प्राचीन शिक्षा प्रणाली का विकास मानव जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्राचीन ऋषियों ने जीवन और जगत के रहस्यों को सुलझाना ही मानव जीवन का महान कर्तव्य माना था। मृत्यु के रहस्यों को समझ लेने पर विश्व के कितने ही दुखों की समाप्ति हो सकती है। प्राचीन ऋषियों का जीवन आत्मा व परमात्मा तथा जीवन व मृत्यु की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत होता था। इस संदर्भ में बहुत से सनातन सिद्धांत एवं तत्व भी उन्होंने समझे एवं ढूंढे थे। इस प्रकार उन्होंने मानव जीवन को पाशविकता के गर्त से निकाल करके विशाल उदात्त उद्देश्यों से युक्त कर दिया था। इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षा प्रणाली विकसित की गई थी कि अपना मानव जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति को पाशविकता के गर्त से निकाल करके उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्मुख किया जाए। इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षा पद्धति का विकास हुआ और आश्रम व्यवस्था का आयोजन किया गया था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य की निसर्ग सिद्ध शक्तियों का सम्यक विकास करके उन्हें सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना था, जिससे वह जीवन की पहेलियों को सुलझाने में समर्थ हो सके। उस समय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का सर्वांगपूर्ण विकास करना था। मनुष्य का मानसिक विकास जितना ही विकसित हो उतना ही उसका भौतिक विकास भी विकसित हो। समाज में यह विश्वास व्याप्त था कि मनुष्य का जीवन ज्ञान से ही धर्म प्रणव, नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से संचालित एवं बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त होता है। अतः धार्मिक वृत्तियों, चरित्र एवं व्यक्तित्व का उत्थान, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन करना तथा सामाजिक जीवन का उत्थान शिक्षा के प्रधान उद्देश्य स्वीकार किए गए थे। इन उद्देश्यों को हम वर्गीकृत भी कर सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य में पहला आता है आध्यात्मिक उत्थान, दूसरा है चारित्रिक उत्थान, तीसरा है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चौथा है
सामाजिकता के प्रति सजगता। पांचवा है पवित्रता का महत्व और छठा है शारीरिक क्षमता के विकास का महत्व। शिक्षा का क्या महत्व है मैं आपको बतलाती हूँ कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अतीव महत्व था। विभिन्न ग्रंथों में इसकी महिमा का उल्लेख हुआ है। सुभाषित रत्न संदोह में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बतलाया गया है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। महाभारत में विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बतलाया गया है। साहित्य में तो विद्या को कल्पलता ही नहीं माना है, अपितु उसकी तुलना माता पिता तथा स्त्री से की गई है। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख की प्राप्ति मानी गई है। शिक्षा को ही इस संसार को सुधारने वाला बताया गया, यानी शिक्षा को ही लोग को सुधारने वाला माना गया है। सा विद्या या वो मुक्त है, अर्थात पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाली विद्या ही स्वीकार की गई है। शिक्षा की क्या विशेषता है हमारी भारतीय संस्कृति की, वो बताती हूँ कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता जीवन दर्शन तथा शिक्षा के मध्य समन्वय है। जैसा जीवन था वैसी शिक्षा पद्धति थी। शिक्षा की दूसरी विशेषता धार्मिक दर्शन का प्राधान्य था। प्राचीन काल का भारतीय जीवन धार्मिक विचारों, कर्मकांड तथा अनुष्ठानों से पूर्ण था। तीसरी विशेषता है भारतीय शिक्षा की कि प्राचीन भारतीय शिक्षा आदर्शवादी थी। इस काल के शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था। इसकी चौथी विशेषता तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा को दर्शन समझा जाता था तथा 6 वेदांगों में शिक्षा भी एक वेदांग थी। गुरु का स्थान सर्वोपरि था। शिक्षा का कार्य शिष्य के हृदय में उत्पन्न जिज्ञासा की तृप्ति करना था। उस समय मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। देखिए, शिक्षा को दर्शन माना जाता था और 6 वेदांगों में शिक्षा को भी एक वेदांग का रूप दिया गया है। शिक्षा का कार्य था कि शिष्य के जो भी उद्देश्य हैं, जो भी जिज्ञासा हो, उनकी समय समय पर पूर्ति करना। यानी शिष्य का कोई भी ऐसा मानसिक ऐसा मन में कोई विचार नहीं रह जाए जो उसके संदेह में हो। तो शिक्षा का उद्देश्य था कि शिष्य की सारी जिज्ञासाओं को शांत करना और मन, वाणी तथा कर्म से ब्रह्मचर्य आश्रम का कठोरतापूर्वक पालन करना भी उस समय शिक्षा की एक बहुत प्रमुख विशेषता थी। शिक्षा का आदर्शवादी दृष्टिकोण था कि शिक्षा आदर्शवादी दृष्टिकोण से तात्पर्य था कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी जिससे व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके और अपनी शारीरिक व भौतिक उन्नति भी कर सके। शिक्षा की उपादेयता क्या है वो बताती हूँ कि शिक्षा या विद्या के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व व जीवन संकुचित व बोझिल होता है। अज्ञान अंधकार के समान है। ज्ञान से मनुष्य समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ होकर उपयुक्त कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। संसार की समृद्धि ज्ञान पर ही अवलंबित है। ये हम आज के ज़माने में देखते हैं कि जितना जिसका ज्ञान होगा उसको उपयोग करके वो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। मानव का शरीर व मन शिक्षा से ही पवित्र होता है। पूर्व वैदिक युग में भी विद्या अथवा ज्ञान का समुचित महत्व स्थापित हो चुका था। प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य का ज्ञान अप्रतिम माना जाता था। इसी कारण ऋग्वेद में विद्या को मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया है। मनुष्य का आत्मिक विकास सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, गुण अवगुण को समझने की परख तथा उचित अनुचित के विश्लेषण की शक्ति शिक्षा से ही संभव रही है। इससे भी मानव की धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्थान होता है। मनुष्य के चरित्र व व्यक्तित्व के उत्थान भी इसी से संभव है। शिक्षित होने के कारण व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक संपन्न करता था। पुत्र, पति और पिता के रूप में वह अपने विभिन्न कर्तव्यों को समझता था। ये हमने पढ़े शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के महत्व, शिक्षा की उपादेयता और शिक्षा का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी।
देखिए कि विद्या आरंभ के अंतर्गत अक्षर व वर्णमाला की शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। उपनयन संस्कार के द्वारा बालक की शिक्षा का प्रारंभ गुरु के सानिध्य में हो जाता था। प्राचीन भारत की शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ही होती थी। गुरुकुल व्यवस्था क्या थी बताती हूँ कि गुरुकुल वनों में होते थे। छात्र वहीं रहकर विद्या अध्ययन करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त आने वाले विद्यार्थी से गुरु कुछ प्रश्न पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था। वहां आकर आचार्य और उसकी पत्नी में पिता और माता की भावना मानता हुआ छात्र पारिवारिक वातावरण का अनुभव करता था। छात्र के लिए अंतेवासी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिससे सूचित होता है कि वे गुरु के समीप रहने वाला था। अंतेवासी यानी कि गुरु के समीप रहकर विद्या अर्जन करने वाला। कृष्ण, बलराम, सुदामा ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में तथा कच्छ ने शुक्राचार्य के कुल में विद्या अर्जन किया था। गुरुकुल शिक्षा और विद्या के महान केंद्र होते थे। रामायण के अनुसार भारद्वाज और वाल्मीकि के उच्च कोटि के गुरुकुल थे। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय और कण्व ऋषि के आश्रम शिक्षा के प्रधान स्थल थे। यहाँ बहुसंख्यक छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। दुर्वासा ऋषि जब गुरु नरेश से मिलने गए तब उनके साथ 10,000 शिष्य थे। इन संदर्भ से ज्ञात होता है कि गुरुकुल की महत्ता समाज में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश करना उसके नवीन जीवन के समान था। यह उसके जीवन की गौरवमयी घटना मानी जाती थी। तो प्राचीन काल में गुरुकुल का अपना बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे, ना कि अपने घरों में। अगला है आचार्य की प्रतिष्ठा कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आचार्य की प्रतिष्ठा क्या थी। समाज में आचार्य गुरु का पद अत्यंत प्रतिष्ठित था। वह व्यक्ति और समाज को शिक्षित करने के साथ साथ बौद्धिक व आध्यात्मिक ज्ञान में भी पारंगत करता था। गुरु अज्ञान के अंधकार से छात्र को हटाकर ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में लाता था। गुरु अपनी शिक्षा से शिष्य के हृदय में दीपक को जलाकर ज्ञान की किरणें फैलाता था। व्यास के अनुसार अपने शिष्यों को आचार्य की चारित्र्य की शिक्षा प्रदान करने के कारण वह आचार्य कहलाता था। मनु ने आचार्य उसे माना है जो विद्वान ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे कल्प यानी कि यज्ञ विद्या में तथा रहस्यों यानी कि उपनिषदों के सहित वेद पढ़ाता हो। वेद व्यास के अनुसार शिक्षा आचार्य वह है जिसमें वेदों के प्रति उत्सर्ग की भावना हो, उत्तम परिवार का हो, श्रोत्रिय हो, शुचि हो यानी पवित्र हो, वैदिक शाखा का अध्ययन किया हुआ हो और जो आलसी ना हो। प्राचीन भारत में शिक्षकों की श्रेणियाँ क्या थी, कैसी थी, वो मैं बताती हूँ कि जो ब्राह्मण वेद के एक देश यानी कि वेद का एक भाग का चाहे मंत्र तथा ब्राह्मण भाग में से एक भाग को तथा वेदांगों यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष को जीविका के लिए पढ़ाता था, अर्थात जो अपने शिष्यों से द्रव्य व धन ग्रहण करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वह उपाध्याय कहलाता था। प्रोक्त सहित अर्थात शाखा, ग्रंथ, ब्राह्मण और श्रोत सूत्रों की शिक्षा देने वाला प्रवक्ता या आख्याता कहा जाता था। वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करने वाला अध्यापक होता था। वेद की शाखाओं को कंठस्थ करके छात्रों को शिक्षा देने वाले को श्रोत्रिय कहते थे। शिक्षा प्रदान करने वाला गृहस्थ विद्वान गुरु की श्रेणी में आता था। पिता को भी गुरु की श्रेणी में समझा जाता था। पूजन आदि अग्न्य धन अर्थात आह्वनी आदि अग्नि को उत्पन्न करने का कार्य, अष्टक आदि पाक यज्ञ व अग्निष्टोम आदि यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को ऋत्विक कहते थे। प्राचीन काल में ऐसे भी अध्यापक थे जिनका जीवन भ्रमण और यायावर का था। वे घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार के अध्यापक चरक कहलाते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु का क्या महत्व था, सुनिए।
कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु का महत्व सर्वोपरि था। उस समय ब्रह्मचारी के रूप में गुरु गृह में शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान था। अध्यापन या शिक्षण मौखिक होता था। विद्यार्थी के गुरु के पास रहने की परिपाटी में गुरु का पद स्वभावतः उच्च तथा महान हो गया था। छांदोग्य वे श्वेतर उपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखा गया है और परम श्रद्धास्पद माना, यानी श्रद्धा के योग्य माना है गुरु को। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को भगवान की भांति माने। अन्य सभी शास्त्रों में भी गुरु का महत्व वर्णित है। वही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है तथा उसके परम लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। वस्तुतः गुरु ज्ञान का स्रोत है, जिसकी अजस्त्र धारा में शिष्य स्नान करके निर्मल हो जाता है। अतः गुरु ईश्वर के तुल्य ही है। अध्यापक की योग्यता क्या थी, सुनिए। अध्यापक अपने विषय का पूर्ण ज्ञानी तथा विद्वान होता था। वह शिष्यों को मुक्ति मार्ग दिखलाने वाला होता था। वह वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। वाक् चातुर्य, भाषण पटुता, प्रत्युत्पन्न मतित्व, तार्किकता, रोचक कथाओं में दक्षता, वह ग्रंथ का अर्थ करने में आशु पंडित आदि कुछ गुण उसके गुण थे। वह नम्र, निरभिमान तथा सत्यवक्ता होता था। कालिदास ने अध्यापक को शिष्य क्रिया युक्त साधु प्रकृति वाला पटु शिक्षक माना है। वह अपने व्यवहार में औचित्य रखे, सत्य भाषण, तप का पालन, इंद्रिय संयम, मन को शांत लोक समाज के प्रति स्वयं कर्तव्य पालन, गृहस्थ धर्म का निर्वाह, स्वाध्याय तथा प्रवचन में लगा रहेगा, तल्लीन रहे। गुरु शिष्य का संबंध, सुनिए कि गुरु के प्रति शिष्य का भाव अत्यंत पावन और उदार था। गुरु भी उत्साही और प्रखर बुद्धि वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव करता था। दोनों का संबंध पिता पुत्र के समान था। आचार्य की देवतुल्य उच्चतम प्रतिष्ठा का संदर्भ महाभारत के उद्योग पर्व में भी प्राप्त होता है। आचार्य अपने पुत्र और अंत्यवासी को एक ही कोटि में रखता था। इस प्रकार उस प्राचीन युग में गुरु और शिष्य का बहुत घनिष्ठ संबंध था। वर्तमान समय में शिक्षा की क्या उपादेयता है कि प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति की वर्तमान युग में अत्यधिक उपयोगिता है। आज जबकि गुरु और शिष्य के मध्य मधुर संबंधों का नितांत अभाव होता जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। छात्र कक्षा में आना नहीं चाहता, गुरु पढ़ाना नहीं चाहता। हालांकि ऐसी भिन्न स्थिति काफ़ी जगह मिलती है कि छात्र भी आते हैं, गुरु भी पढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति हो जहाँ छात्र भी नहीं आना चाहते, गुरु भी नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसी स्थिति में प्राचीन शिक्षा पद्धति अत्यंत आवश्यक हो जाती है। प्राचीन काल के समय समान वर्तमान में भी छात्र गुरु के समीप रहें। उनकी दिनचर्या वही हो जो प्राचीन काल में आश्रमों में शिष्यों की हुआ करती थी, तो गुरु शिष्य की दूरी कम हो सकती है तथा दोनों के मध्य पुनः मधुर संबंध स्थापित हो सकते हैं। चारित्रिक दृष्टि से भी प्राचीन शिक्षा का वर्तमान में अत्यधिक महत्व है। दूरदर्शन ने आज विद्यार्थी को दिग्भ्रमित कर दिया है। वह आज अपने वास्तविक मार्ग को छोड़कर अन्यत्र भटकने लगा है। इन सब पर नियंत्रण के लिए प्राचीन शिक्षा पद्धति अत्यंत उपयोगी है। साथ ही सर्वांगीण विकास की दृष्टि से वर्तमान युग के संदर्भ में प्राचीन शिक्षा पद्धति का अत्यधिक महत्व है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।